हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल पर जो अपन स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू ईसीजी इंटरप्रिटेशन, उसी के कंटिन्यूएशन में दोस्तों आज अपना नेक्स्ट वीडियो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स असेसमेंट। उसमें भी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स असेसमेंट में भी दोस्तों हम सब हेडिंग बना चुके हैं। पहला है आर वे प्रोग्रेशन, दूसरा है एक्सिस डिविएशन, तीसरा है बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो दोस्तों आज जो हम रिकॉर्ड करेंगे वीडियो वो है बंडल ब्रांच ब्लॉक। उसमें भी दोस्तों आज हम स्पेसिफिकली हम राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक उसके बारे में दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि बंडल ब्रांच ब्लॉक क्या होता है, अगर बंडल ब्रांच ब्लॉक किसी पेशेंट को है तो हम उसको ईसीजी में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। दोस्तों ये वाली स्लाइड आप मेरे हर ईसीजी में देखते हो। आज भी ईसीजी का ये वीडियो में ये मेरी पहली स्लाइड है, जैसा हमेशा होती है। तो दोस्तों नॉर्मल कंडक्शन पाथवे एबी नोड से ऐसे नोड से करंट निकलता है, एबी नोड में जाता है, बंडल ऑफ हिज में जाता है, बंडल ब्रांच में जाता है। उसमें दोस्तों लेफ्ट बंडल ब्रांच जो होती है थिक होती है, और तो इसी वजह से वो डिपोलराइज पहले होती है। उसके बाद ये जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है ये करंट सेंड करती है राइट बंडल ब्रांच को, और उसके बाद राइट बंडल ब्रांच डिपोलराइज होती है और वो करंट पुरकिंजे फाइबर के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट बंडल ब्रांच से करंट पुरकिंजे फाइबर के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और इस तरह से अपने दोनों वेंट्रिकल डिपोलराइज होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। दोस्तों ये वाला जो डायग्राम मैंने डाला है ये पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, बट दोस्तों इसको दिखाने का पर्पज मेरा ये है कि जो ये ए बी नोड है, उसके बाद ये जो बंडल ऑफ हिज है, उसके बाद ये जो दोनों साइड में एक एक बंडल ब्रांच है। तो दोनों जो बंडल ब्रांच एंड बंडल ऑफ हिज दोस्तों ये अपने जो हार्ट के दोनों वेंट्रिकल के बीच में वेंट्रिकुलर इंटरवेंट्रिकुलर जो सेप्टम होता है इसमें प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। राइट साइड में राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल है, और इन दोनों के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। तो दोस्तों जो ये बंडल ब्रांच हैं जो भी अपन रीड करेंगे ये कहाँ होते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में होते हैं। तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में अगर कोई एमआई हो जाए या इस्कीमिया हो जाए या डिजेनरेटिव डिजीज हो जाए या कोई कंजेनाइटल एनोमलीज हो जाए जिससे ये सेप्टम ना बने, तो दोस्तों ये बंडल ब्रांच डैमेज हो सकते हैं। तो अगर ये बंडल ब्रांच डैमेज होंगे तो ईसीजी में कैसे दिखेंगे, क्या दिखेगा, कैसे दिखेगा दोस्तों, आज हम सारा चीज सीखेंगे। तो दोस्तों ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो अगर बंडल ब्रांच क्या है, बंडल ब्रांच के थ्रू जो करंट ऐसे नोड से आया अपने वेंट्रिकुलर वॉल में फैलेगा। तो दोस्तों अगर किसी भी साइड का, मान लो राइट बंडल ब्रांच है, लेफ्ट बंडल ब्रांच है, तो अगर कोई भी साइड का बंडल ब्रांच डैमेज हो जाता है तो उसको अपन बोलते हैं बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो दोस्तों अगर राइट साइड का बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाए तो जो लेफ्ट साइड है उसमें करंट नॉर्मली फ्लो करेगा, लेकिन जो राइट साइड के बंडल ब्रांच डिजनरेट हो गए या डैमेज हो गए इस्कीमिया की वजह से, तो जो करंट है लेफ्ट बंडल ब्रांच से राइट बंडल ब्रांच में जो नॉर्मली जाता था वो नहीं जाएगा। तो दोस्तों क्या राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, केवल लेफ्ट वेंट्रिकल ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा? नहीं दोस्तों, दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन उनका जो कॉन्ट्रैक्शन करने का जो कंडक्शन पाथवे वो चेंज हो जाएगा। कैसे दोस्तों? जैसा मैं दोस्तों आपको हिस्टोलॉजी ऑफ हार्ट में बता चुका हूं कि जो अपना हार्ट है उसके अंदर जो मायोकार्डियल सेल्स हैं उनके अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क होती है। उसकी वजह से दोस्तों जो हार्ट के अंदर अगर कोई एक सेल जो है उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो दूसरी मायोकार्डियल सेल में इजीली जा सकता है बिकॉज ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क। तो दोस्तों जो हार्ट है वो पूरा एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट की तरह वर्क करता है। मींस एक मायोकार्डियल सेल में करंट गया तो उसे दूसरी में, उसे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे पूरी वेंट्रिकल या पूरे एट्रियम में एक साथ करंट फैल जाता है। पूरे एट्रियम और पूरे वेंट्रिकल एक सिंगल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट की तरह कार्य करते हैं दोस्तों, बिकॉज ऑफ दिस हिस्टोलॉजिकल फीचर जो कि मायोकार्डियल सेल में प्रेजेंट होता है।
तो दोस्तों अभी अपन बंडल ब्रांच ब्लॉक पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने जैसा बताया कि अगर राइट साइड के बंडल ब्रांच में ब्लॉक हो जाता है, राइट साइड के बंडल ब्रांच डैमेज हो जाते हैं, तो क्या होगा, जो करंट लेफ्ट बंडल ब्रांच से राइट बंडल ब्रांच में जाता है उसके थ्रू, उसके बाद जो नॉर्मली पुरकिंजे फाइबर के थ्रू वेंट्रिकल में फैलता है, अब वो वाला पाथवे फॉलो नहीं होगा क्योंकि राइट बंडल ब्रांच काम नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों राइट वेंट्रिकल फिर कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा? दोस्तों जो नॉर्मल, जो लेफ्ट बंडल ब्रांच जो नॉर्मली फंक्शनल हैं, वो लेफ्ट वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल में करंट नॉर्मली फैल जाएगा। दोस्तों फिर लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल से करंट राइट वेंट्रिकल की वॉल में जाएगा और उसके बाद राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। दोस्तों इससे क्या होगा? दोस्तों इससे ये होगा कि जो अपना, अगर मान लो नॉर्मल कंडक्शन पाथवे को करंट फॉलो करता तो ये कंडक्शन बहुत फास्ट होता, लेकिन दूसरा अगर ये करंट नॉर्मल कंडक्शन पाथवे को ना फॉलो करके दूसरे रास्ते, थोड़े लंबे रास्ते से आया, वेंट्रिकुलर वॉल के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकुलर वॉल में करंट आएगा, तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो दोस्तों ये टाइम ज्यादा लगेगा, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? दोस्तों इससे जो अपना ईसीजी मशीन है उसको जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनाता है, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है और एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से पी वेव बनता है। एट्रियल डिपोलराइजेशन या कॉन्ट्रैक्शन से पी वेव बनता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या डिपोलराइजेशन से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है। तो जो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनने में जो अपनी ईसीजी मशीन है ज्यादा टाइम लगाएगी मींस क्यूआरएस ब्रॉड हो जाएगा। तो कोई भी बंडल ब्रांच हो, चाहे लेफ्ट बंडल ब्रांच हो चाहे राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो, दोनों में से कोई भी बंडल ब्रांच ब्लॉक हो, दोस्तों पहली कंडीशन यही है कि जो अपने क्यूआरएस है वाइड होंगे। अगर क्यूआरएस नॉर्मल है लेस देन 3 स्मॉल बॉक्स या लेस देन 0.12 सेकंड है तो कभी भी अपन बंडल ब्रांच ब्लॉक नहीं बोलेंगे। बंडल ब्रांच ब्लॉक बोलने के लिए जो अपनी ईसीजी स्ट्रिप है उसमें वाइड क्यूआरएस दिखना चाहिए। दोस्तों ये पहली कंडीशन है। वाइड क्यूआरएस क्यों दिखेगा? क्योंकि जो बंडल ब्रांच ब्लॉक होने की वजह से, चाहे वो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो चाहे वो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो, जो अपना करंट है नॉर्मल पाथवे को फॉलो नहीं करता है और उसकी वजह से जो साइड का नॉर्मल, जिस साइड के वेंट्रिकल में नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा है या नॉर्मल फंक्शनल जिस साइड का बंडल ब्रांच है, उधर से करंट फिर दूसरे साइड के जो एबनॉर्मल है जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है उसमें करंट को भेजता है, जिससे कि दोनों वेंट्रिकल स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। पहली चीज जिसकी वजह से वाइड क्यूआरएस हो जाएंगे। दूसरा चीज दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि दोनों वेंट्रिकल एक सिंगल यूनिट की तरह फंक्शनल करते हैं, लेकिन अगर बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर अगर जिस साइड का बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है उस साइड का वेंट्रिकल बाद में कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जो नॉर्मल वेंट्रिकल है या जिस साइड के बंडल ब्रांच नॉर्मल है वो वेंट्रिकल थोड़ा पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है। मींस दोनों वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों इससे ईसीजी पे क्या फर्क पड़ जाएगा? दोस्तों इस वजह से, जैसा आप जानते हो कि जो अपना पी वेव है एट्रियल डिपोलराइजेशन से बनता है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन से बनता है, ये आप जानते हैं। दोस्तों इसमें भी मैं आपको बता चुका हूं, जो पी वेव है वो उसका फर्स्ट हाफ वाला पार्ट है वो राइट एट्रियम के डिपोलराइजेशन से बनता है, और लेफ्ट हाफ या सेकंड हाफ जो है, लेफ्ट नहीं सेकंड हाफ जो है वो राइट एट्रियम के डिपोलराइजेशन से बनता है। मतलब पी वेव पूरी एट्रियम के डिपोलराइजेशन से बन रही है, लेकिन उसमें भी हम उसको और स्पेसिफाई करें तो उसकी आधी पी वेव जो फर्स्ट हाफ है राइट एट्रियम से बनती है और जो सेकंड हाफ है वो लेफ्ट एट्रियम से बनती है। दोस्तों पहले फर्स्ट हाफ पी वेव का राइट एट्रियम से क्यों बनता है? क्योंकि ऐसे नोड जो है राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है, तो करंट पहले एट्रियल जो राइट एट्रियम में ही जाएगा। तो पी वेव का फर्स्ट हाफ कैसे बनता है? राइट एट्रियम से, और सेकंड हाफ कैसे बनता है? लेफ्ट एट्रियम से। ऐसे ही दोस्तों क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का भी फर्स्ट हाफ लेफ्ट वेंट्रिकल से बनता है और सेकंड हाफ राइट वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन से बनता है। दोस्तों इसमें उल्टा क्यों हो रहा है? इसमें राइट का पहले क्यों नहीं बन रहा? दोस्तों आप सब जानते हो कि जो
लेफ्ट बंडल ब्रांच हैं वो थिक होते हैं, पहले डीपोलराइज होते हैं, फिर वो करंट राइट साइड में भेजते हैं। इसलिए दोस्तों क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो पहला हाफ है, फर्स्ट हाफ है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन से बनता है, और जो सेकंड हाफ है वो राइट वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन से बनता है। दोस्तों ये कंसेप्ट है जो कि अपन बंडल ब्रांच ब्लॉक में अपने को आना चाहिए। अगर आप ये कंसेप्ट समझ गए तो आगे ईसीजी चेंज में कैसे एम पैटर्न दिखेगा, आरएसआर दिखेगा, क्या दिखेगा, सब आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों बंडल ब्रांच ब्लॉक देखने के लिए पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि ब्रॉड क्यूआरएस होना चाहिए। अगर ब्रॉड क्यूआरएस नहीं है, क्यूआरएस नॉर्मल है, तो फिर अपन बंडल ब्रांच ब्लॉक नहीं होगा बोलेंगे, कभी नहीं डायग्नोस करेंगे। दोस्तों सिमिलरली जैसा मैंने बताया था, इस्चीमिया अगर एमआई है तो नैरो क्यूआरएस होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। ऐसे ही अगर नैरो क्यूआरएस है या नॉर्मल क्यूआरएस है, उसके बाद एसटी चेंज जो भी हो रहे हैं तो एमआई है। और अगर मान लो बंडल ब्रांच वाइड क्यूआरएस है तो बंडल ब्रांच ब्लॉक है। अभी आगे देखेंगे कि कैसे है बंडल ब्रांच ब्लॉक। इफ देयर इज एनी डैमेज टू वन ऑफ दीज बंडल ब्रांच ड्यू टू एमआई और डिजेनरेटिव डिजीज, देन दैट बंडल ब्रांच विल नॉट कंडक्ट करंट प्रॉपरली, बट एवरी सेल ऑफ हार्ट अपने आप में कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, इंपल्स रिसीव कर सकता है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो अपना करंट है नॉर्मल रास्ते की बजाय वेंट्रिकुलर सेल से स्लोली स्प्रेड करेगा। दोस्तों इससे क्या होगा, करंट की स्पीड कम हो जाएगी और ब्रॉड क्यूआरएस बनेंगे दोस्तों। तो चाहे राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो चाहे लेफ्ट बंडल ब्रांच हो, दोनों में पहली कंडीशन दोस्तों ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। नेक्स्ट और क्या क्या दिखेगा दोस्तों, ये अपन देखते हैं थोड़ा सा। और ये जब ब्रॉड क्यूआरएस की बात चल गई है दोस्तों, तो एक थोड़ा सा पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि आगे अपन जब वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया फिब्रिलेशन पढ़ेंगे वहां भी काम आएगा। तो दोस्तों अगर ब्रॉड क्यूआरएस है तो केवल दो ही कंडीशन होती हैं, या तो वीटी या वीएफ है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या फिब्रिलेशन है, या बंडल ब्रांच ब्लॉक है। दोनों में ब्रॉड क्यूआरएस है। अब ये बंडल ब्रांच ब्लॉक है या वीटी या वीएफ है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है दोस्तों, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? दोस्तों अगर पेशेंट को वीटी या वीएफ है तो उसमें कोई वेव नहीं दिखेगी, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, ऐसा उसमें कुछ नहीं दिखेगा। सिंपली वी 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 ऐसे पैटर्न दिखेगा, वी टाइप की वेव दिखेंगी, तो हम समझ जाएंगे वीटी है या वीएफ है। लेकिन अगर पेशेंट को बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो दोस्तों उसको जो रिदम स्ट्रिप है बिल्कुल एकदम साइनस रिदम जैसी उसकी वेव दिखेंगी। साइनस रिदम कब बोलते हैं अपन? पी वेव दिखेगी, पी आर इंटरवल दिखेगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखेगा, टी वेव भी दिखेगी, सब कुछ दिखेगा उसमें। तो नॉर्मल साइनस रिदम जैसी दिखेगी, बस केवल उसमें पेशेंट को क्या होगा, ब्रॉड क्यूआरएस होगा और रेट थोड़ी सी ज्यादा होगी, पेशेंट को टैकीकार्डिया हो सकता है। तो दोस्तों अपन ब्रॉड क्यूआरएस दो ही कंडीशन में दिखेगा, वीटी वीएफ या बंडल ब्रांच ब्लॉक। लेकिन दोनों में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसमें नॉर्मल साइनस रिदम दिखेगी बंडल ब्रांच ब्लॉक में, और अगर वीटी और वीएफ होगा तो उसमें कोई साइनस रिदम नहीं दिखेगी, एक वी टाइप की वेव्स दिखेंगी, वो अपन आगे पढ़ेंगे जब आपको समझ में आएगा, और सिंपली इसको टैकीकार्डिया होगा पेशेंट को। दूसरा चीज दोस्तों, एक और बहुत अच्छी चीज है, जो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है उसमें सारे ईसीजी एक जैसे दिखते हैं। आपको अगर किसी पेशेंट को लेफ्ट बंडल ब्रांच है तो आप 50 पेशेंट का ईसीजी कराएंगे, और अगर उसको उन सबको लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो उन सबके ईसीजी बिल्कुल सेम दिखेंगे। तो एक बार आप जब भी मैं पढ़ाऊंगा आपको लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, तो उसका ईसीजी अपने दिमाग में सेट कर लें, वो देखते ही समझ जाएं कि ये लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। तो ज्यादातर इसमें चेंजेस नहीं होते, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो ईसीजी एक जैसा ही दिखेगा सारे पेशेंट में ऑलमोस्ट। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। दूसरा, लेकिन राइट बंडल ब्रांच में ऐसा नहीं होता, इसमें बहुत सारे पैटर्न होते हैं जो अभी अपन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो चाहे लेफ्ट बंडल ब्रांच हो, दोनों में क्यूआरएस ब्रॉड होते हैं। दूसरा, ये मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से मैंने लिखा है, ऐसे नोड से एबी नोड से बंडल ऑफ हिज। लेफ्ट बंडल ब्रांच, इसमें भी एंटीरियर पोस्टीरियर फेसिकल होते हैं जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। राइट बंडल ब्रांच, उसके बाद अगर इफ देयर इज बंडल ब्रांच ब्लॉक देन देयर इज एबनॉर्मलिटी इन फ्लो ऑफ करंट, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये आपको मैं बता चुका हूँ दोस्तों, फर्स्ट हाफ ऑफ क्यूआरएस इज फॉर्म ड्यू टू डिपोलराइजेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल
ये याद रखना है। क्यों लेफ्ट वेंट्रिकल फर्स्ट हाफ क्यूआरएस? बिकॉज लेफ्ट बंडल ब्रांच डिपोलराइज फर्स्ट। लेफ्ट बंडल ब्रांच पहले डिपोलराइज क्यों होते हैं दोस्तों? क्योंकि वो थिक होते हैं, तो इसलिए वो पहले उनमें करंट ज्यादा होता है, पहले डिपोलराइज होते हैं, इसलिए ये फर्स्ट हाफ क्यूआरएस का लेफ्ट वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन से बनता है। दूसरा सेकेंड हाफ किससे बनता है दोस्तों? राइट वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन से बनता है। दोस्तों अगर किसी पेशेंट को आज का जो अपना मैंने जैसा बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, आज का जो अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के लिए दोस्तों हम सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो इफ देयर इज राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक देन करंट फ्लो नॉर्मली टू लेफ्ट साइड बट देयर विल बी नो करंट टुवर्ड दी राइट साइड। मतलब अगर किसी पेशेंट के राइट साइड के बंडल ब्रांच में ब्लॉक हो गया तो जो उसका राइट साइड में करंट नहीं फ्लो करेगा, लेफ्ट साइड में नॉर्मली करंट फ्लो करेगा। तो दोस्तों इससे क्या होगा? इससे दोस्तों जो अपनी ईसीजी वेव बनेगी उसमें क्या, फर्स्ट वेव ऑफ क्यूआरएस लेफ्ट वेंट्रिकल का जो डिपोलराइजेशन हुआ उससे ये आर वेव बन गई, आर वेव बन गई दोस्तों। उसके बाद राइट वेंट्रिकल में करंट जाना चाहिए था जो नहीं जा रहा, उसकी वजह से छोटी सी एस वेव बन गई दोस्तों। फिर क्या होगा? आफ्टर सम टाइम करंट फ्रॉम लेफ्ट साइड start traveling to right side to depolarize right ventricle as well, that result in one more QRS, combination of two QRS because both ventricle are not contracting simultaneously। दोस्तों इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दोस्तों, जो अपना राइट साइड के बंडल ब्रांच में ब्लॉक हो गया, राइट साइड के बंडल ब्रांच काम नहीं कर रहे, अब क्या होगा? तो जो लेफ्ट साइड के बंडल ब्रांच में जो करंट है वो राइट साइड में जाना चाहिए था लेकिन वो काम नहीं करे इसलिए नहीं गया, तो वो नॉर्मली लेफ्ट वेंट्रिकल डिपोलराइज हो जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल डिपोलराइज हो गया लेकिन अभी राइट वेंट्रिकल डिपोलराइज नहीं हुआ। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल डिपोलराइज हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो एक आर वेव बनेगी। आर वेव बनती है डिपोलराइजेशन की वजह से, जब पीक होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आर वेव बनती है। फिर थोड़ी देर के लिए करंट राइट वेंट्रिकल में जाना चाहिए था, नॉर्मल पाथवे से नहीं गया, तो थोड़ा सा करंट डाउन होगा, उसकी वजह से एक छोटी सी एस वेव बन गई। दोस्तों फिर क्या होगा? नॉर्मल कंडक्शन पाथवे से तो करंट नहीं जा रहा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट या डिपोलराइज नहीं करेगा। दोस्तों करेगा, लेकिन वो उसके लिए नॉर्मल कंडक्शन पाथवे की बजाय वो थोड़े दूसरे रास्ते से उसमें करंट आएगा। दूसरे रास्ते से कहाँ आएगा? जो लेफ्ट वेंट्रिकल अपना डिपोलराइज हो चुका है, जिसमें करंट आ चुका है, उसकी वॉल के थ्रू राइट वेंट्रिकल की वॉल में करंट जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अपने मायोकार्डियल सेल्स हैं उनके अंदर ये पिक्यूलियर फीचर है, उनके अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क होती है जिसकी वजह से करंट एक सेल से दूसरी सेल में इजीली जा सकता है। तो दोस्तों करंट जाएगा बट नॉर्मल कंडक्शन पाथवे की बजाय लेफ्ट वेंट्रिकल की वाल से राइट वेंट्रिकल की वाल में जाएगा। तो दोस्तों इससे अपने ईसीजी में क्या चेंजेज आए? उसकी वजह से जो अपनी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना उसमें एम वेव बन गई। ये एम जैसा दिख रहा है दोस्तों, एम जैसा दिख रहा है, ये एम पैटर्न बोलते हैं इसको। पहले आर वेव बनी, फिर स्मॉल एस वेव बनी, फिर आर वेव बनी, आर प्राइम। तो दोस्तों इसको अपन क्या बोलते हैं? एम वेव बोलते हैं, रैबिट ईयर क्यूआरएस बोलते हैं, समटाइम इसको नॉच्ड क्यूआरएस भी बोल देते हैं। और दोस्तों ये कौन सी लीड में दिखेगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लीड V1 में दिखेगा या V2 में दिखेगा। अगर राइट बंडल ब्रांच में ब्लॉक है तो V1 लीड में एम पैटर्न दिखेगा, और अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो यही एम पैटर्न V6 लीड में दिखेगा। दोस्तों मैं आपको, जैसे कि अपन आर वेव प्रोग्रेशन जब देखते हैं तो अपन फिक्स है कि कौन सी लीड में देखते हैं? चेस्ट लीड में देखते हैं। दूसरा, जब अपन एक्सिस डेविएशन देखते हैं तो केवल सिंपली दो ही लीड देखते हैं। कौन सी? पहली बात तो लिम लीड देखते हैं। लिम लीड में भी कौन सी दो लीड देखते हैं? लीड 1 और ABF। उनमें देख के अपन आइडेंटिफाई कर लेते हैं एक्सिस डेविएशन है कि नहीं है। ऐसे ही दोस्तों अगर अपने को बंडल ब्रांच ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है ईसीजी में तो अपने को चेस्ट लीड देखनी है। पहले तो चेस्ट लीड में भी दोस्तों केवल दो ही लीड अपने को देखनी है, V1 और V6। V1 और V6 दो लीड देख के ही अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है या राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। तो अगर एम पैटर्न V1 में दिख रहा है तो दोस्तों उसको राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है,
और अगर यही एम पैटर्न उसको V6 लीड में दिख रहा है तो उसको लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। ये हम आगे अभी देखेंगे दोस्तों, केवल अभी याद रखो, सिंपली केवल याद रखना है। एम पैटर्न दिख रहा है V1 लीड में या V2 में भी दिख सकता है। तो इसके अंदर एम पैटर्न में मैंने जैसे लिखा है R कैपिटल है, S भी कैपिटल है, R प्राइम जो है ये है कैपिटल है। दोस्तों इसको अभी आप एक बार देख लो, RSR पैटर्न, RSR पैटर्न, RR पैटर्न ये दिखेगा, या ब्रॉड QRS सॉरी ब्रॉड और नॉच्ड R वेव दिख सकती है। ये सारी एक ही चीज है। अभी मैं जब इसके ECG प्रैक्टिस आपको कराऊंगा तो इसको मैं समझाऊंगा कैसे अपन ने RSR लिखा, कैसे स्मॉल r कैपिटल S, कैसे स्मॉल r लिखा, क्यों इसको डबल R दोनों कैपिटल में लिखा, ये दोस्तों अपन देखेंगे। ये पहला चीज हो गया दोस्तों, ब्रॉड QRS होना चाहिए बंडल ब्रांच ब्लॉक के लिए। दूसरा दोस्तों, अगर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो उसमें क्या दिखना चाहिए, एम पैटर्न दिखना चाहिए, या RSR पैटर्न दिखना चाहिए, या RR पैटर्न दिखना चाहिए। कौन सी लीड में दोस्तों, V1 लीड में। दूसरा, लीड 1 और V6 लीड जो कि जिसको अपन लेटरल लीड बोलते हैं, उसके अंदर स्लरिंग ऑफ एस वेव होनी चाहिए। दोस्तों स्लरिंग ऑफ एस वेव क्या होती है, डीप एस वेव होती है, साथ में इसका ड्यूरेशन मोर देन 0.06 सेकेंड से ज्यादा हो तो अपन बोलते हैं स्लरिंग ऑफ एस वेव हो रही है। दोस्तों देखो इस वाले डायग्राम में ये एस वेव काफी चौड़ी है और वाइड है और डीप भी है, तो इसको अपन स्लर्ड एस वेव बोलते हैं। इसमें भी कई पैटर्न हो सकते हैं दोस्तों, ऐसे हो सकता है, दूसरा ये वाला पैटर्न भी हो सकता है, तीसरा ये पैटर्न भी हो सकता है, ये पैटर्न भी हो सकता है। तो दोस्तों सबसे अगर हमको राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक देखना है तो पहला कंडीशन वाइड QRS होना चाहिए। दूसरा कंडीशन उसका जो V1 लीड है उसमें एम पैटर्न दिखना चाहिए। एम पैटर्न को कैसे अपन RSR पैटर्न या RR पैटर्न या रैबिट ईयर ये सारी चीजें बोलते हैं, ये अभी अपन ECG देखेंगे तो और अपने को समझ में आएगा। तीसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो दोस्तों V1 लीड है उसके अंदर पॉजिटिव QRS होने चाहिए। अगर लीड V1 में पॉजिटिव QRS नहीं है तो अपन फिर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक नहीं बोलेंगे। दोस्तों आपको पता है नॉर्मली V1 और V2 में कैसा QRS बनता है, नेगेटिव बनता है। नॉर्मल अगर ECG है तो V1 और V2 लीड में नेगेटिव QRS बनता है। V3 एंड V4 में ट्रांजिशन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, थोड़ा आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, ये ऐसे होता है। लेकिन अगर V5 और V6 लीड में पॉजिटिव QRS बनता है, इसको अपन नॉर्मल R वेव प्रोग्रेशन कहते हैं। लेकिन अगर बंडल ब्रांच ब्लॉक हो रहा है तो V1 लीड में पॉजिटिव QRS होना चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन है। उसके बाद ब्रॉड होना चाहिए, उसके बाद ये एम पैटर्न दिखना चाहिए, और उसके बाद लास्ट फाइनली V6 लीड में क्या दिखना चाहिए, स्लरिंग ऑफ एस वेव दिखना चाहिए। ये चार कंडीशन अगर फॉलो हो रही हैं तो अपन उसको राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक कहेंगे। आगे अपन देखते हैं दोस्तों और ECG देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। हाँ दोस्तों, ये अपन जो नेक्स्ट स्लाइड है ये अपनी, तो फॉर डायग्नोसिस ऑफ राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक V1 में QRS कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और ब्रॉड होना चाहिए, मैं आपको अभी बता चुका हूं। अब दोस्तों एक चीज और, वैसे ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप चाहते हो कि भाई बिल्कुल मेरे को मास्टरी हासिल होना चाहिए, तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक भी दो टाइप से अपन बोलते हैं, कंप्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक और इनकम्प्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। दोस्तों जो कंप्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है उसमें तीन चीजें दिखनी चाहिए अपने को। कौन कौन सी तीन चीज, पहला वही ब्रॉड QRS कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। कितना ब्रॉड, मोर देन 0.12 सेकेंड या मोर देन 3 स्मॉल बॉक्स होना चाहिए दोस्तों। दूसरा जो एम पैटर्न है या RSR पैटर्न है या RR पैटर्न है V1 लीड में दिखना चाहिए। और तीसरी चीज जो मैंने बताई, स्लरिंग ऑफ एस वेव इन लीड V6 और या लीड 1 में दोनों लीड में से कोई एक लीड में दिखनी चाहिए दोस्तों। स्लरिंग ऑफ एस वेव मैंने अभी बता चुका हूं आपको, डीप एस वेव और उसका ड्यूरेशन अगर 0.06 सेकंड से ज्यादा होए तो उसको अपन स्लर्ड एस वेव बोलते हैं दोस्तों। तीसरा चीज अगर मैं कहूं इनकम्प्लीट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो उसमें दोस्तों केवल दो ही चीजें होनी चाहिए, वाइड QRS और एम पैटर्न दिखना चाहिए V1 में।
चाहे स्लरिंग ऑफ एस वेव दिखे या ना दिखे, तो अपने को उसको इनकम्प्लीट बंडल ब्रांच ब्लॉक बोलते हैं। दोस्तों ये चीजें अभी मैं और थोड़ा जब ईसीजी के प्रैक्टिस पर कराऊंगा तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। बहुत इजी है ये, अभी देख के सुन के ऐसे लग रहा है क्या है, जब लेकिन आप इसको विजुलाइज करोगे, देखोगे तो बहुत ही ईजी है। अभी अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट ये भी एक स्लाइड है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान रख लो। अगर कोई पूछे कॉजेज ऑफ राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक क्या है, ऑब्वियसली दोस्तों जो बंडल ब्रांच हैं वो कहाँ होते हैं, सेप्टम में होते हैं। तो एंटेरोसेप्टल एमआई हो जाए, एक्यूट एंटेरोसेप्टल एमआई हो जाए तो उसको राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक डैमेज हो सकता है। एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, एक्यूट सीएचएफ हो जाए, एक्यूट मायोकार्डाइटिस हो जाए, पेरिकार्डाइटिस हो जाए, हाइपरटेंसिव डिजीज हो पेशेंट को, और कोई कंजेनाइटल कंडीशन, दोस्तों इन सब में ये राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है। दोस्तों इसका ये आपको क्यों याद रखना जरूरी है, ऑब्वियसली अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया ईसीजी में कि भाई इसको राइट बंडल ब्रांच दिख रहा है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक दिख रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए क्यों दिख रहा है। भाई इसको एमआई हो सकता है एंटेरोसेप्टल, तो अपन V1 V2 लीड में एमआई के वो भी देखेंगे चेंजेस। पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, सीएचएफ हो सकता है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, तो अपन इसको वाइस वर्सा अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो कॉज पता चल जाएंगे, दिमाग में उनके बारे में सोचना है पेशेंट को कहीं ये चीज तो नहीं है। दूसरा दोस्तों, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, नॉर्मली अगर मैं बात करूं V1 लीड कैसी होती है, नेगेटिव होती है, नेगेटिव क्यूआरएस होते हैं इसके अंदर। V6 लीड में कैसे क्यूआरएस होते हैं, पॉजिटिव क्यूआरएस होते हैं, मैं अभी बता चुका हूं। लेकिन अगर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है दोस्तों, तो मैं जैसा बताया 2 आर वेव बनेंगी। 2 आर वेव क्यों बनेंगी दोस्तों, ये 2 आर वेव इसलिए बनेंगी कि जो अपना दोनों वेंट्रिकल हैं एक साथ साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, अलग अलग टाइम पे थोड़ा सा डिफरेंट है, उनमें थोड़ा सा ड्यूरेशन हो जाता है। पहले एक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करा, लेफ्ट वेंट्रिकल, अगर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो पहले लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करा नॉर्मली, उसके बाद उसमें थोड़ा सा करंट नेगेटिव हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब करंट नेगेटिव नहीं हुआ, नॉर्मल हुआ। उसके बाद जो लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल से करंट राइट साइड के वेंट्रिकल में गया, फिर से राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, तो एक और वेव बन गई दोस्तों, उसको अपन बोलते हैं आर प्राइम। अब दोस्तों इसको लिखते कैसे हैं, इसमें गलत लिखा है। अगर आर वेव छोटी है तो इसको स्मॉल से लिखते हैं, जो वेव छोटी है उसको स्मॉल से लिखते हैं, जो वेव बड़ी है उसको कैपिटल से लिखते हैं। और अगर दो वेव का एक ही नाम की 2 वेव है तो एक वेव को आर प्राइम लिखते हैं, उसको प्राइम का सिंबल जैसे इसमें लगाया हुआ है ये आर प्राइम। तो जैसे ये आर वेव छोटी है तो इसको आर लिखा अपन ने स्मॉल, एस वेव बड़ी है तो अपन ने कैपिटल एस लिखा, ये आर वेव बड़ी है तो इसको अपन ने कैपिटल आर लिखा। तो दोस्तों इसको आर एस आर प्राइम बोलते हैं। तो V1 लीड में क्या दिखेगा दोस्तों, आपको ऐसा दिखेगा, ये एम पैटर्न भी है, एम टाइप का है दोस्तों, इसी को अपन रैबिट ईयर भी बोलते हैं दोस्तों, रैबिट ईयर भी बोलते हैं, इसी को एम पैटर्न भी बोलते हैं, इसी को अपन नॉच्ड आर वेव भी बोलते हैं। नॉच जैसी आर वेव दिख रही है, इसमें थोड़ा ज्यादा वो डीप हो रहा है, ये नॉच नहीं लग रहा है। V6 लीड में दोस्तों नॉर्मली ये देखो V6 लीड जो है नॉर्मल ऐसे दिखती है, लेकिन अगर पेशेंट को राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है कंप्लीट, तो दोस्तों उसमें एस वेव में देखो, एस वेव बहुत डीप है और साथ में वाइड भी है, तो इसको बोलते हैं स्लरिंग ऑफ एस वेव इन V6 लीड। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसका जो ड्यूरेशन है मोर देन 0.06 सेकेंड हो जाए तो अपन इसको बोलते हैं स्लर्ड एस वेव। कौन सी लीड में दिखेगी, V6 में दिखेगी। तो इसको कैसे नेमिंग करेंगे बॉस, इसका नाम कैसे देंगे अपन, इसका नाम अपन देखो दोस्तों, पहले क्यू वेव बनी छोटी सी तो स्मॉल क्यू लिखा, बड़ी सी आर वेव बनी कैपिटल आर लिखा, फिर डीप एस है काफी बड़ी है तो इसको एस लिखा, तो क्यू आर एस। ये किस में दिखेगा, V6 लीड में दिखेगा दोस्तों। अभी अपन नेक्स्ट और देखते हैं ईसीजी। ये डिफरेंट मॉर्फोलॉजी दिख सकती है, मैंने जैसा बताया राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में V1 लीड में बहुत सारी मॉर्फोलॉजी दिखेंगी, लेकिन लेफ्ट बंडल ब्रांच में फिक्स है, वैसे ही दिखेंगे। तो इसमें कौन कौन सी दिख सकती हैं दोस्तों, देखो एक आर वेव बनी, छोटी सी स्मॉल एस वेव बनी और तुरंत फिर से आर वेव बन गई बड़ी, तो इसको आर आर प्राइम बोलते हैं दोस्तों। आर स्मॉल है तो छोटी स्मॉल से लिखा, बड़ी नेक्स्ट जो है वेव बड़ी है आर वेव तो उसको कैपिटल आर लिखा। उसके बाद दोस्तों इस पे आर प्राइम भी लिखते हैं अगर सेकंड टाइम वही नाम आ रहा है तो। सेम दोस्तों ये भी आर आर प्राइम ही है, इसमें आर छोटी सी है
और फिर एक आर प्राइम बड़ी वेव है दोस्तों। सिमिलरली ये देखो, एक स्मॉल आर बनी, फिर एक स्मॉल एस बनी, फिर एक कैपिटल आर वेव बनी दोस्तों। ये पैटर्न भी दिख सकता है, इसको आपको आर एस आर पैटर्न बोलते हैं दोस्तों। ये पैटर्न भी दिख सकता है, स्मॉल आर बनी, फिर कैपिटल एस बनी और एक कैपिटल आर बनी, तो दोस्तों इसको आर एस आर प्राइम बोलते हैं। ये नेक्स्ट पैटर्न भी दोस्तों दिख सकता है, स्मॉल आर वेव बनी पॉजिटिव, स्मॉल कैपिटल बड़ी सी एस वेव बनी नेगेटिव में, उसके बाद फिर से एक बड़ी आर वेव बनी, तो इसको आर एस आर प्राइम बोलते हैं। तो दोस्तों इनका नाम नीचे वाली जो लिखी है उनका कैसे लिखना है आपको, पहले वेव देखनी है, आर वेव हमेशा पॉजिटिव है, एस वेव हमेशा नेगेटिव है, तो पहले तो ये देखना है। तो आर वेव छोटी है तो उसको स्मॉल आर लिखना है, और आर वेव बड़ी है तो उसको कैपिटल आर लिखना है, एस वेव छोटी है तो इसको स्मॉल आर लिखना है, एस वेव बड़ी है तो इसको कैपिटल आर लिखना है। तो ये आप नाम करके देखिएगा, ये सारे पैटर्न आपको दिख सकते हैं। तो बट बात ये है फाइनल कि वाइड क्यू आर एस है, सब में ये एम टाइप का पैटर्न दिख रहा है, चाहे भले ही एम एक छोटा है एक साइड, चाहे बड़ा है चाहे ये बड़ा है, बट अल्टीमेटली ये एम टाइप का ही पैटर्न दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, या आर एस आर टाइप का पैटर्न दिख रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, ये बहुत सारी मैंने और फोटो, थोड़ा सा आप इनका नाम देखिएगा लिख के, जैसे मैंने देखा मैं आपको बताऊं, ये आर है, बड़ी है आर वेव, ये स्मॉल एस है, फिर आर प्राइम है दोस्तों, तो इसको आर एस आर प्राइम बोलते हैं। ये नेक्स्ट पैटर्न देखो दोस्तों, इसमें स्मॉल आर है, बड़ा एस है, फिर स्मॉल आर है, तो इसको आर एस आर प्राइम बोलेंगे दोस्तों, जो ऊपर लिखा है। इस वाले को देखिए, इसमें स्मॉल आर है, बड़ी सी एस है, बड़ा सा आर वेव है, तो इसको आर एस आर बोलेंगे दोस्तों। इसमें एस वेव है, उसमें ही बाइफर्केशन हो गया है फिर से, तो इसमें नॉच्ड एस वेव है, ये नॉच्ड आर वेव है, इसमें आर वेव के अंदर नॉच हो गई है, और इसमें खूब सारे ऐसे वो हो गया है, तो ये फ्रेगमेंटेड क्यू आर एस है। तो दोस्तों ये सब पैटर्न भी आपको बंडल ब्रांच ब्लॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो ये मैंने बहुत सारी वेव्स के बारे में आपको ओरिएंटेशन कराया है दोस्तों, क्योंकि जब भी आप ईसीजी देखें तो इस टाइप के एबनॉर्मल पैटर्न को देख के आप घबराएं नहीं, और उसको देख के पहचान सकें कि ये कुछ ना कुछ इसमें बंडल ब्रांच ब्लॉक है, तभी ये इस टाइप के पैटर्न बनते हैं। ये सब पैटर्न आपको बंडल ब्रांच ब्लॉक में ही दिखते हैं दोस्तों। तो इन सब पैटर्न को देख के आपको घबराना नहीं है, और इन पैटर्न को देख के आपको पहचानना है कि ये बंडल ब्रांच ब्लॉक है। नेक्स्ट दोस्तों, अब मैं 2-3 प्रैक्टिस ईसीजी आपको लिए दिखाऊंगा, आप उनको देखेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा इतना पढ़ने के बाद। तो सबसे पहले हमको जब भी, तो दोस्तों अब अपन प्रैक्टिस ईसीजी पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक की समरी बताना चाहता हूं, जो आपको हमेशा यही दिमाग में रखना है। जैसे ही आपको पता है कि अपन बंडल ब्रांच ब्लॉक आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले वाइड क्यूआरएस होना चाहिए दोस्तों। वाइड क्यूआरएस नहीं है तो बंडल ब्रांच ब्लॉक नहीं है, चाहे लेफ्ट बंडल ब्रांच हो चाहे राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो। तो पहली कंडीशन दोस्तों यही है कि जो क्यूआरएस होने चाहिए ब्रॉड होने चाहिए, वो देखेंगे अपन। दूसरा चीज, जब भी अपने को बंडल ब्रांच ब्लॉक देखना है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक देखना है चाहे लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक देखना है, दूसरा चीज अपने को केवल 2 ही लीड देखनी है। पहली बात तो चेस्ट लीड देखनी है, और चेस्ट लीड में भी V1 और V6 लीड देखनी है। इनके अंदर ही अपने को चेंज देखने हैं दोस्तों। V2 या V5 V6 भी बोल सकते हैं, V1 V2 भी बोल सकते हैं, बट अपने को स्पेसिफिकली V1 और V6 लीड देखनी है। तो दोस्तों दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी बात जो अपने को देखनी है, V1 लीड नॉर्मली नेगेटिव होती है, लेकिन नेगेटिव होती है मीन्स नेगेटिव क्यूआरएस होते हैं, लेकिन अगर बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो क्यूआरएस V1 में पॉजिटिव होना चाहिए। मीन्स जो एम पैटर्न बन रहा है, जो आरएसआर पैटर्न बन रहा है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए दोस्तों। अगर वो नेगेटिव में है तो वो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाएगा। अगर लीड V1 में पॉजिटिव डायरेक्शन में क्यूआरएस है, या पॉजिटिव डायरेक्शन में एम पैटर्न है, या पॉजिटिव डायरेक्शन में आरएस पैटर्न है, तो ही अपन उसको राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक बोलेंगे। ये हो गई तीसरी बात। चौथी बात दोस्तों मैंने बताया, अगर कंप्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो उसके अंदर V6 लीड के अंदर या लीड 1 के अंदर स्लरिंग ऑफ एस वेव भी होना चाहिए। स्लरिंग ऑफ एस वेव किसको बोलते हैं? डीप एंड वाइड एस वेव बननी चाहिए। डीप एंड वाइड कितनी वाइड? मोर देन 0.04 सेकंड का उसका ड्यूरेशन होना चाहिए दोस्तों। तो अपन उसको क्या बोलेंगे?
स्लरिंग ऑफ एस वेव हो रही है लीड V6 में। तो अब अपन प्रैक्टिस ECG पे आते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया सबसे पहले देखो V1 देखो, V6 देखो। V1 में देखो दोस्तों वाइड QRS बन रहा है, कितना सारा वाइड हो रहा है, दिख गया आपको। उसके बाद दोस्तों देखो ये R है, स्मॉल r है, स्मॉल s है, फिर से एक बड़ा सा R डैश है। तो RSR पैटर्न, या इसको अपन बोले M पैटर्न, ये अपने को कौन सी लीड में दिख रहा है? V1 में दिख रहा है। और दोस्तों नेक्स्ट देखिए V6 लीड देखिए। इस V6 लीड में जो S वेव है ये देखो कितनी डीप है, बहुत डीप S वेव बन रही है, और इसको अपन बोलते हैं स्लरिंग ऑफ S वेव हो रही है। इसका ड्यूरेशन मोर देन 0.06 है। तो ये कौन सा बंडल ब्रांच ब्लॉक है दोस्तों? राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है इसको। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप बहुत सारे ECG प्रैक्टिस इस वीडियो को सुनने के बाद खुद से करेंगे तो दोस्तों ये समझ में आएगा। और ECG देखिए मैंने डाले हैं 1-2 ECG। दोस्तों नेक्स्ट अपने को फिर वही बात, अपने को बंडल ब्रांच ब्लॉक देखना है। तो सबसे पहले अपने को लीड कौन सी देखनी है? V1 देखनी है और V6 देखनी है। V1 में दोस्तों हम क्या देखेंगे? QRS कैसा है? तो QRS ब्रॉड है दोस्तों। इसका कितना ब्रॉड है? मोर देन 3 स्मॉल बॉक्स या मोर देन 0.12 सेकेंड। दूसरा देखो दोस्तों इसमें एक R वेव बनी, एक डीप S वेव बनी, फिर स्मॉल r बनी। तो ये RSR प्राइम, इसमें RSR प्राइम पैटर्न दिख रहा है। तो दोस्तों M पैटर्न दिख रहा है, देखो ये M जैसा लग रहा है दोस्तों, सॉरी ये M जैसा लग रहा है। तो ये क्या है? V1 में M पैटर्न या RSR प्राइम पैटर्न आपको दिख रहा है दोस्तों। और लीड V6 में आप देखिए वापस जो S वेव है वो भी इतना क्लियर नहीं दिख रही है। तो ये राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। लेकिन ये कैसा राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है दोस्तों? इनकम्प्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। कंप्लीट होता तो इसमें V6 लीड में S वेव डीप और चौड़ी दिखती दोस्तों। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? स्लरिंग ऑफ S वेव। लेकिन इसमें स्लरिंग नहीं हो रही है इतना, तो ये इनकम्प्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है दोस्तों। नेक्स्ट एक ECG और मैंने डाला है, इसमें आप देखिए V1 लीड, ये है V1 लीड। इसमें देखिए दोस्तों एक स्मॉल R वेव बन रही है, फिर S बन रहा है छोटा सा, फिर एक R प्राइम बन रहा है। तो इसमें RSR या M पैटर्न बन रहा है लीड V1 में। लीड V1 पॉजिटिव है, QRS ब्रॉड है। तो दोस्तों ये क्या है? राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, ये देखने के लिए दोस्तों हम इसकी V6 लीड देखेंगे। V6 लीड देखो दोस्तों कितना क्लियरली इसमें S वेव में स्लरिंग हो रही है। अगर S वेव में स्लरिंग हो रही है, S वेव मोर देन 0.06 सेकेंड है, डीप है, वाइड है, तो दोस्तों ये कंप्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो दोस्तों ये हम आइडेंटिफाई आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने बहुत कोशिश की है आपको, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। ये बड़े बड़े डॉक्टर जो प्रोफेसर लोग हैं वही इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अपन ST एलिवेशन MI वगैरह तो अपन भी देख लेते हैं, लेकिन बंडल ब्रांच ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है दोस्तों। लेकिन मैंने काफ़ी कोशिश की है आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएँ। अब आप इसको जितने ECG के आप गूगल से डाउनलोड करके जितने ECG पेपर प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, उतना ही आप इसको लर्न कर पाएंगे, उतना ही आप इसको रिटेन कर पाएंगे। अदरवाइज आप इस वीडियो को सुनने के बाद कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप खूब सारे प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें ECG का। तो ये बहुत ईजी है, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।